मित्रों, मैं आज की इस विशेष प्रेस वार्ता में अपने सभी सहयोगियों के साथ आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य के द्वारा देश के किसी भी राज्य का सबसे बड़ा बजट 2025-26 का आज विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है। 2025-26 के इस बजट की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हाइलाइट्स हैं वो क्या हैं, उनके बारे में ही मैं अवगत कराने के लिए यहां पर आपके बीच में आया हूं। आप में से सभी और या ज्यादातर मीडिया से जुड़े हुए बंधुओं ने माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण को सुना होगा। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो मतवार नहीं हो पाती हैं, लेकिन उनका उल्लेख या तो बजट भाषण पे चर्चा के दौरान हो पाता है या फिर उनका उल्लेख हम लोग इन सभी प्रकार की विशेष प्रेस वार्ता के माध्यम से ही कर पाते हैं। और इसलिए आवश्यक हो जाता है कि उस ओर भी आप सभी का ध्यान आकर्षित हो सके, जिससे जनता जनार्दन तक उन बातों को हम पहुंचा सकें जिसके लिए जनता जनार्दन बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा करती है। मैं जब 2025-26 का उत्तर प्रदेश का यह बजट आज विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार का यह हमारी सरकार का 9वां बजट है और पिछले 8 वर्ष के अंदर जो कुछ भी सरकार ने कदम बढ़ाए हैं, उत्तर प्रदेश के लिए उठाए हैं, उसके अच्छे परिणाम हम सबके सामने देखने को मिले हैं। मैं इस बजट के प्रस्तुतिकरण के लिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी को और वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव समेत उन सभी अधिकारी और कर्मचारियों को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अथक परिश्रम से उत्तर प्रदेश की आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप इस बजट को आज सदन के पटल पर प्रस्तुत किया है। यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश के संविधान को लागू होने का यह अमृत महोत्सव वर्ष भी है और साथ साथ उत्तर प्रदेश की स्थापना का भी अमृत महोत्सव वर्ष है। ये दोनों कार्य जनवरी 1950 में हुए थे और इसलिए 75 वर्ष की शानदार यात्रा के साथ आगामी 25 वर्ष की हमारी क्या योजना हो सकती है, उसका एक रोड मैप तैयार करने के लिए बजट अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर हम सब संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनके नाम पर डबल इंजन की सरकार लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कर रही है, संविधान के 75 वर्ष की इस यात्रा के लिए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यह केंद्र बहुत शीघ्र बाबा साहब
भीमराव अंबेडकर के विचारों का एक केंद्र बन करके संविधान की मूल भावनाओं के अनुरूप वंचितों को वरीयता देने के क्रम को तत्परता के साथ आगे बढ़ाएगी। यह एक नया माध्यम होगा और इसी को थीम में रख करके हमने 2025-26 का अपना बजट प्रस्तुत किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले जो बजट हम लोगों ने प्रस्तुत किए थे उन सब की अपनी एक थीम थी। 2017-18 का जो बजट था वह उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को समर्पित था। अन्नदाता किसानों के हितों के लिए जो अनेक कदम सरकार ने उस समय उठाए थे, उनके ऋण माफी के कार्यक्रम रहे हों, उनकी फसल को प्रक्योर करने के लिए प्रोक्योरमेंट सेंटर और एमएसपी का दाम उन तक पहुंचाने के कार्यक्रम रहे हों, चीनी मिलों के पुनरुद्धार के कार्यक्रम और वर्षों से लंबित गन्ना मूल्य के भुगतान को एक समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्यक्रम रहा हो, अच्छे किस्म के बीज और सिंचाई के बेहतरीन सुविधा उन्हें उपलब्ध कराने का रहा हो, ये सब कार्य तत्परता के साथ इसके लिए कदम बढ़ाए गए। और आज मुझे प्रसन्नता है कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो कदम 17-18 में उठाए गए, आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश के किसानों की आमदनी को, जो 2017-18 के पहले आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, आज उसको दोगुने से अधिक बढ़ाने में मदद मिली है। वर्ष 18-19 का जो बजट था, वह बजट हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के बीमारू राज्य से इसको उभारने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास के लिए समर्पित किया था। आपने देखा होगा एक्सप्रेस वे में जो उत्तर प्रदेश की भागीदारी बहुत कम थी, आज गंगा एक्सप्रेस वे के पूर्ण होने के साथ ही उत्तर प्रदेश की भागीदारी देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्रेस वे में 55% से अधिक हो जाएगा। औद्योगिक विकास की दिशा से उत्तर प्रदेश का पहला इन्वेस्टर समिट भी हम लोगों ने 2018 में यहाँ पर संपन्न किया था और उस दिशा से 2018-19 का ये बजट हम लोगों ने प्रदेश की जनता को समर्पित किया था। वर्ष 19-20 का बजट प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को समर्पित था, जिसमें हम लोगों ने प्रदेश की मातृशक्ति के उन्नयन के लिए अनेक योजनाएं चलाई थी, जिनमें सामूहिक विवाह, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना हो, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना हो, या उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के कार्यक्रम के माध्यम से महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और महिला स्वाभिमान, स्वावलंबन, इन कार्यक्रमों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने के साथ ही उत्तर प्रदेश के पुलिस बल में महिलाओं की भर्ती को 20% अनिवार्य करने के कार्यक्रम को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, यह महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों का परिणाम था। वर्ष 2020-21 का बजट हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को और उनके लिए अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए समर्पित किया था और इसमें 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन के माध्यम से तकनीकी दिशा से सक्षम बनाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने, अनेक अन्य कार्यक्रमों को इस दिशा से हम लोगों ने प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए समर्पित, युवाओं को समर्पित किया था। 2021-22 का जो बजट था हमारी सरकार का, वह स्वावलंबन से सशक्तिकरण की ओर था। एमएसएमई की योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के परंपरागत जो उत्पाद थे उनको प्राथमिकता देते हुए स्वावलंबन के माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में और उसके माध्यम से सशक्तिकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए कार्य किया गया था। 2022-23 का बजट अंत्योदय से आत्मनिर्भरता की दिशा में हम लोगों ने उस समय इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। पंचायतों की आत्मनिर्भरता के लिए
पहली बार ग्राम सचिवालय के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया था। पहली बार उन सभी क्षेत्रों में कार्य प्रारंभ हुए थे जो महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण थे और ग्राम्य विकास की दिशा से हमारी जो आज भी लगभग 70% के आसपास आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, उनके लिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया था, जिसका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश के हर ग्राम पंचायत में 5 से 7 रोजगार सृजन की संभावना स्वतःस्फूर्त भाव के साथ वहां दिखाई देती है। 2023-24 का बजट उत्तर प्रदेश के अंदर एक त्वरित, सर्वसमावेशी और समग्र विकास के साथ आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव को सुदृढ़ करने वाला बजट प्रस्तुत किया गया था और 2025-26 का बजट एक राम राज्य के लिए समर्पित, लोक मंगल की कामना से समर्पित बजट था। तो 2025-26 के अंदर जो 2024-25 का हमारा बजट था, ये उत्तर प्रदेश के अंदर टूरिज्म में भी, ट्रेड में भी, टेक्नोलॉजी में भी एक नए उछाल लाने वाला बजट था। पहली बार 65 करोड़ से अधिक पर्यटक उत्तर प्रदेश के अंदर आए। 14 लाख से अधिक इसमें विदेशी पर्यटक भी थे और पर्यटन में जो उत्तर प्रदेश पहले तीसरे नंबर पर था, वह उसने 2019 के बाद से जो गति पकड़ी, वह नंबर 1 पर देश के अंदर आने में सफल हुआ है। और 2025-26 का जो बजट है, यह भारत की सनातन संस्कृति को समर्पित सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा पर गरीब, अन्नदाता किसान, युवा, महिला के उत्थान को समर्पित है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन, जिसमें वंचित को वरेता, यानी वंचित को वरेता उसका एक थीम है, उसका केंद्रीय भाव है, इसको समर्पित है। इस बजट का जो दायरा है, जो कि वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में भी कहा कि 8,08,736 करोड़ रुपए से अधिक का यह बजट है, जो 2024-25 की तुलना में 9.8% अधिक है। इसमें एक तरफ जो बजट का आकार में बढ़ोतरी ये राज्य के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है, तो दूसरी ओर यह बजट डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। इस बजट में हमने 2,25,561 करोड़ 49 लाख रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इसमें प्रस्तावित किया है, जिसके माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर पर धनराशि जो व्यय होगी, इससे से अधिक रोजगार के सृजन इसके माध्यम से होंगे और यह अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है। हमने प्रदेश के अंदर 2017-18 में जब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, जो प्रदेश की कैसे हमने इसको बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है, जो जीडीपी थी वह 12,89,000 करोड़ रुपए की थी, वह आज 24-25 में जो उसका अनुमान है वह 27,51,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान वह है। और ये दिखाता है कि इसमें 3 वर्ष का कालखंड ऐसा था जब वैश्विक महामारी कोरोना जैसी त्रासदी का सामना करना पड़ा था, जो आर्थिक दृष्टि से अत्यंत पूरी दुनिया के लिए, केवल भारत के लिए नहीं या केवल यूपी के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए अत्यंत कठिन समय था। और आज उसी का परिणाम है कि 2016-17 में जिस उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश के अंदर 6ठी-7वीं अर्थव्यवस्था मानी जाती थी, आज उत्तर प्रदेश ने जो लंबी छलांग लगाई है, परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज देश का दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश के अंदर इसके लिए हमें रेवेन्यू लीकेजेज को समाप्त करने पड़े थे। टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग किया गया था। हमें प्रदेश के अंदर राजस्व प्राप्ति के अपने नए साधन उपलब्ध करवाने पड़े थे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश ने जो
कदम उठाए हैं 22-23 हो, 23-24 हो या 24-25 के दौरान देश के सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और हम लोगों ने अपने राजस्व प्राप्ति करने के लिए जो कदम बढ़ाए हैं वह अत्यंत सराहनीय माने गए हैं पूरे देश के अंदर, और वित्तीय क्षेत्र के जानकारों ने उसकी सराहना भी की है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, यह बजट जो कुल राजकोषीय घाटा है वह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का, यानी जो FRBM की जो लिमिट है रिजर्व बैंक ने घोषित की है 3% के अंदर, वह 2.97% है। और यह एक वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से एक बेहतरीन कदम माना जा सकता है। राज्य सरकार का बहुत व्यवस्थित वित्तीय प्रबंधन इसको मान सकते हैं। राजकोषीय अनुशासन का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण यह अपने आप में है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि जो नीति आयोग के द्वारा राज्यों की राजकोषीय स्थिति के संबंध में जो उनकी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार भी उत्तर प्रदेश को फ्रंट रनर यानी अग्रणी राज्य के रूप श्रेणी में रखा गया है। ये पहली बार आया है। 2018-19 से 2022-23 की अवधि में जो प्रदेश का जो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स है वह 8.9 अंकों में इसमें बढ़ोतरी हुई है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। 18 में 13वीं अवधि में पूंजीगत जो व्यय था वह 8.8% से 19.3% के मध्य रहा है। और इस अवधि में यह अनुपात देश के प्रमुख राज्यों में औसत अनुपात से जो एवरेज रेशियो था उससे अधिक यूपी का रहा है। प्रदेश ने इस दौरान बेरोजगारी की दर को कम करने में सफलता प्राप्त की है और अत्यधिक रोजगार के सृजन करने में भी प्रदेश ने सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश ने इस दौरान जो कदम बढ़ाए हैं खासतौर पर अपने परंपरागत उत्पाद के लिए MSME सेक्टर पर, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने पूरे देश के अंदर अपनी एक पहचान बनाई है। लगातार प्रयासों से प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों में 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए हैं, जिनमें से अब तक हम लोग 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतारने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और इसके माध्यम से हमने 60 लाख से अधिक उत्तर प्रदेश के युवाओं को सीधे नौकरी प्रदान करने में भी सफलता प्राप्त की है। हमने बजट में इस बार के बजट में 28,478 करोड़ और 31 लाख रुपए नई मदों के लिए हमने प्रावधानित किया है, जिसमें अवस्थापना विकास के लिए 1,79,131 करोड़ 4 लाख रुपए प्रस्तावित किया है, जो कुल बजट का 22% है। इसमें ऊर्जा क्षेत्र के लिए, सिंचाई के लिए, भारी और मध्यम उद्योग के लिए, नगर विकास के लिए, आवास एवं शहरी नियोजन के लिए और नागरिक उड्डयन के लिए यानी एयर कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए यह कदम बढ़ाए गए हैं। शिक्षा क्षेत्र में कुल बजट का उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा के लिए 1,06,360 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यानी जो कुल बजट का 13% है। आप देखते होंगे कि अक्सर शिक्षा के लिए 6% बजट की मांग होती है। उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में जो 13% केवल शिक्षा पे खर्च कर रहा है। कृषि क्षेत्र में हम लोगों ने जो बजट के लिए प्रावधान किया, जिसमें कृषि और उसके सहायक सेक्टर हैं, जिसमें कृषि है, उद्यान है, पशुधन है, दुग्ध विकास का है, मत्स्य है, सहकारिता है, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, नमामि गंगे और ग्रामीण जलपूर्ति का है। इसमें 89,353 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया है, जो कुल बजट का 11% है। चिकित्सा क्षेत्र के लिए यह सेक्टर अत्यंत महत्वपूर्ण सेक्टर है। इसके लिए भी प्रदेश सरकार ने 50,000
550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो कुल बजट का 6% है। इसी प्रकार से हम लोगों ने जो यूनियन बजट में अभी केंद्रीय बजट जो देश की संसद में अभी पारित हुआ है, इसमें प्रत्येक जनपद में कैंसर डे केयर सेंटर की घोषणा की गई है और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने प्रस्ताव को भी किया है और बजट में हमने उसके लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था भी की है कि जिससे हर एक जनपद में हम एक पहले ही फेज में कैंसर रोगियों के लिए डे केयर सेंटर की स्थापना करने की दिशा में कदम बढ़ा सकें। या हम लोगों ने इस दिशा में आगे बढ़ाया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस बजट में होमगार्ड, पीआरडी जवान, ग्राम चौकीदार, शिक्षा मित्र, बेसिक शिक्षा विभाग के अनुदेशक, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, एएनएम और संविदा से जुड़े हुए उन सभी कार्मिकों को जितने भी स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए कार्मिक हैं, इन सभी कार्मिकों को हम लोगों ने अनिवार्य रूप से 5 लाख रुपए के आयुष्मान भारत का कवर हर वर्ष देने की एक बड़ी योजना को भी आज के इस बजट में उसका प्रावधान किया है और इसमें 5 लाख रुपए तक की उनको निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से देने की घोषणा इसमें की गई है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि समाज कल्याण विभाग के लिए बजट में 35,863 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, महिला और बाल विकास के लिए यह धनराशि उपयोग में आएगी। छात्रवृत्ति के लिए 4,720 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था और सामाजिक पेंशन के लिए जो व्यवस्था की जाती है उसमें 13,448 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। मित्रों, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अब उत्तर प्रदेश अपने एक सुदृढ़ रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के माध्यम से बीमारू राज्य नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार ने 8 वर्ष में जो सामूहिक रूप से प्रयास आगे बढ़ाए थे, आज उसका परिणाम है कि हम भारत की डेवलपमेंट में ग्रोथ इंजन की भूमिका के रूप में एक प्रगतिशील राज्य के रूप में आगे बढ़े हैं। इस बार हमने बजट में 4 नए एक्सप्रेसवे की भी घोषणा की है, जिसमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे तक यानी बाया हरदोई फरुखाबाद तक, इसको हम लोगों ने एक तो इसके लिए बजट का प्रावधान किया है। दूसरा, गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज से मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ते हुए फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को इसी मार्ग से ले जाते हुए शक्तिनगर सोनभद्र तक जोड़ने के लिए भी एक घोषणा इसके साथ हम लोगों ने की है, जिसमें विंध्य एक्सप्रेसवे के रूप में हम इसको जोड़ने जा रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक जोड़ने के लिए भी हम लोगों ने इसमें आज के इस बजट में इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की है और गंगा एक्सप्रेसवे को ही हम लोगों ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने के लिए भी धनराशि की व्यवस्था आज के इस बजट में प्रस्तावित की है। प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर मंदिर के सुंदरीकरण और उसे कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम और उससे जुड़े हुए त्रिकोण के विकास के लिए 200 करोड़ का विकास प्रस्तावित किया गया है। नैमिषारण्य में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का विकास 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ साथ वहां पर वेद विज्ञान केंद्र के लिए भी 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। चित्रकूट में भी पर्यटन विकास के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये सभी कार्यक्रम हम लोगों ने इसके साथ जोड़े हैं
और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार 5T पर, जो 5T का मंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी का है, ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, एडिशन एंड टैलेंट को मंत्र मान करके उत्तर प्रदेश आज अपनी लेबर फोर्स को इकोनॉमिक फोर्स के रूप में आगे बढ़ाने की दिशा में तेजी के साथ कदम बढ़ाया है। और मुझे प्रसन्नता है कि 2025-26 का जो हमारा ये बजट है, यह प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप अपने जो समयबद्ध कार्यक्रम रोड मैप हम लोगों ने तैयार किया है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को प्राप्त करने का, अब तक के हमारे जो टारगेट हैं वह समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2025-26 में हमारे वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा आज जो बजट भाषण प्रस्तुत किया गया है सदन के पटल पर, यह उसे समयबद्ध तरीके से अचीव करने में सफल होगा। मैं एक बार फिर से बजट को प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री जी का, अपर मुख्य सचिव वित्त और वित्त विभाग के सभी अधिकारियों का हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम समयबद्ध तरीके से इसको आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश को देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में प्रस्तुत करने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोलते हैं? अपडेट अपग्रेड। देखिए, पूरे देश के अंदर लाई गई योजना है और भारत सरकार के स्तर से ये योजना समस्त राज्यों में लागू की गई है, उसमें उत्तराखंड राज्य भी है। और ये योजना लोगों की सुविधा के लिए लाई गई योजना है कि बिजली चोरी न हो, कानून से जीने की सबको आदत पड़े। अवैध कोई कब्जा करने वाले, कटिया लगाने वाले, कटिया जानते हैं ना आप, तो ऐसे लोगों के लिए, या पता नहीं कहीं कोई रोहिंग्या टाइप के लोग हों जो बसे हुए हैं, तो उनको अगर कोई फ़ायदा पहुंचाना चाहता है, लेकिन फ़ायदा पहुंचाइए, आप अपने निजी साधनों से फ़ायदा पहुंचाइए, उसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर व्यवस्था बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए कोई योजना लाई गई है, तो उसमें क्या किसी को क्या हानि हो रही है? भाई, आप लोगों के जेब में, सबके जेब में स्मार्टफोन है। जब आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो आप स्मार्ट मीटर क्यों नहीं लगा सकते? और प्रीपेड का जो हल्ला मचाया गया है वो केवल भ्रम में डालने की बात है। हमने कहा है, हम गरीब लोगों के लिए, जो हमारे अंत्योदय के लोग हैं, जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहां पर स्मार्ट मीटर लगाए जाने का अभी कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन जो संपन्न लोग हैं, जितनी बिजली वो यूज करते हैं, उतना उनको बिल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप लोग इस बात को तो मानते हैं ना? हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल में हमसे बहुत ज़्यादा लगाए जा चुके हैं। वहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है, राज्य के दूसरे हिस्सों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, हमारी अन्य एनडीए सरकारों से अलग सरकार है, वहाँ भी ये योजना लगाई जा रही है। भारत सरकार ने इसमें प्रावधानित किया है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बार बार ये विषय उठाया जा रहा था कि साहब एक कंपनी विशेष को दे दिया गया है, जबकि इसमें 40 कंपनियों ने भाग लिया है, जो मीटर में अलग अलग आए हैं। कुमाऊं क्षेत्र के लिए लगाए हैं, गढ़वाल क्षेत्र के लिए लगाए, लगभग 30 करोड़ 28 करोड़ से ज़्यादा पूरे राज्य के अंदर 28 लाख से ज़्यादा मीटर लगाए जाने हैं। अभी कुल 15 लाख मीटर लगाए जा रहे हैं, वो भी उस क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं जहाँ लोग ठीक प्रकार से अपना बार बार शिकायत करते हैं कि ये मीटर जंप कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो जंप करने की समस्या भी समाधान होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि इसका विरोध जो बिजली चोरी कर रहे हैं, राज्य के संसाधनों पर जो लोग जो है अनावश्यक रूप से बोझ डालना चाहते हैं, उनका साथ देना जैसा है। जो लोग कानून से जीना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई किसी को, किसी गरीब को, कोई गरीब के लिए कि गरीब। इस बार हमारे जो अनुभव रहे हैं उसको देखते हुए हम लोगों को ये अनुभव हुआ है कि वहाँ पे आवागमन को और सुगम बनाने के लिए 2 नए ब्रिजेज बनाने बहुत आवश्यक हैं। एक शास्त्री ब्रिज के साथ पैरेलल गंगा नदी के ऊपर, और एक यमुना नदी के ऊपर जो नैनी में सिग्नेचर ब्रिज है उसके पैरेलल एक नए ब्रिज बनाने के लिए, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था हमने यहाँ पर की है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में लखनऊ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक केंद्र के रूप में, एक हब के रूप में विकसित करने के लिए भी धनराशि की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर
प्रत्येक मंडल स्तर पर प्रदेश सरकार ने एक एक कन्वेंशन सेंटर जो भी हमारे बनेंगे, जिसमें बड़े पैमाने पर हम लोग वहां के सार्वजनिक कार्यक्रमों को आयोजित कर सकेंगे, इनके निर्माण के लिए हम लोगों ने धनराशि का प्रावधान किया है। और ये सभी नगर निगमों में, खासतौर पर प्रदेश के अंदर सभी नगर निगमों में और खासतौर पर उन नगर जो हमारे कमिश्नरी हेडक्वार्टर हैं, उन पर पहले चरण में हम इसको करने जा रहे हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक उत्सव भवन बनाने के कार्यक्रम को भी बजट में प्रावधान किया गया, जिसमें शादी ब्याह के हैं, कोई मांगलिक कार्यक्रम है, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम ग्राम पंचायत स्तर पर करने हो, तो यह एक नई उपलब्धि ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करवाई गई है। यह कार्यक्रम भी हम उसको आगे बढ़ाने के लिए, इस कार्यक्रम को भी हम उसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। इससे रोजगार का भी सृजन होगा और ग्राम पंचायत को, उसी ग्राम पंचायत में तमाम प्रकार की सुविधाएं उसके माध्यम से मिलेंगी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि डबल इंजन सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर उठाए गए कदमों का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठ करके एक सामान्य जीवन यापन करने का एक सुगम मार्ग इस डबल इंजन सरकार ने प्रशस्त किया है। और इस बार गरीबी पर पूरी तरह उसका उन्मूलन करने के लिए सरकार ने जो यूनियन बजट में भी अभी हाल ही में जो बजट प्रस्तुत किया गया, उस बजट की जो थीम है वह भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसमें जो महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं वह वही एक की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए भारत के लिए आवश्यक है कि वह जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करे। और उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। हमारा सर्वे लगभग पूरा हो चुका है और हमने बजट में उसके लिए प्रावधान किए हैं, दोनों प्रकार के प्रावधान किए हैं। एक, जिनके पास जो सुविधा नहीं है उन गरीबों को उन सुविधाओं के लिए, चाहे वह विभिन्न विभागों के साथ मिल करके या फिर एक मुश्त उसको उस व्यवस्था के साथ जोड़ने के लिए, इसके लिए धनराशि की व्यवस्था, जीरो पॉवर्टी को उस टारगेट को अचीव करने के लिए भी हम लोगों ने इस व्यवस्था में की है। और इसके लिए ये व्यवस्था दी गई है कि हम उस लक्ष्य तक उस परिवार को लेके जाएंगे कि मिनिमम वह परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार भी मिल सके और उस परिवार में कम से कम 1,25,000 रुपए की एक निश्चित आय, वार्षिक आय उस परिवार के व्यक्ति को रोजगार या किसी न किसी काम के माध्यम से उपलब्ध करवा सके। यह एक प्रयास सरकार के स्तर पर प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही हमने इसके लिए धनराशि 2025-26 में इसके लिए अलग से भी धनराशि की व्यवस्था की है। युवाओं के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था की है और इसमें शिक्षा है, रोजगार है, उद्यमता में सरकार की प्राथमिकता को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के हर जनपद में हम लोगों के द्वारा एक प्रावधान किया जा रहा है कि हर जनपद में हम एक डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक जोन बना सकें, जो एक एम्प्लॉयमेंट जोन के रूप में कर सके। और ये एम्प्लॉयमेंट जोन भारत के, अखंड भारत के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में जाने जाएंगे, जो प्रदेश के युवाओं को उन्हीं के क्षेत्रों में वहीं पे रोजगार के साथ जोड़ने में भूमिका, और ये अलग अलग प्रकार के होंगे, खासतौर पर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे। कोई इकोनॉमिक जोन औद्योगिक विकास के लिए होगा, कोई एमएसएमई के लिए होगा, कोई टेक्सटाइल के लिए होगा, कोई एजुकेशन के लिए होगा, कोई हेल्थ के लिए होगा, अलग अलग उसके लिए हम इन सभी जोन को उसके साथ विकसित करेंगे और उसमें एक सुविधा उसके साथ हम जोड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने 10 जनपदों में इस बजट में एक प्रावधान किया है कि 10 जनपदों में हम लोग
वस्त्र उद्योग के लिए, टेक्सटाइल पार्क के लिए निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। यह योजना हमारी समर्पित होगी संत कबीर के नाम पर। संत कबीर के नाम पर यह योजना उन जनपदों में वस्त्र उद्योग के लिए होगी। तो 2 जनपदों में राज्य सरकार 2 नए लेदर पार्क के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी, जो योजना समर्पित होगी संत रविदास जी के नाम पे। इसके अलावा यह वर्ष समर्पित है पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष के लिए। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने नगरीय क्षेत्रों में पुस्तकालयों के निर्माण के कार्यक्रम को, जो प्राथमिकता के आधार पर हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, उन कार्यक्रमों को इस बजट में हमने व्यवस्था भी की है। यह सभी अटल नगरीय क्षेत्रों में पुस्तकालय और उनके नाम पर ही डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण उन नगरीय क्षेत्रों में होने जा रहा है। इसके अलावा बजट में एक और चीज का प्रावधान किया गया है कि प्रदेश के अंदर आउटसोर्सिंग से जुड़े हुए जितने भी कार्मिक होंगे, उनकी न्यूनतम मजदूरी को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के अंदर हम लोगों ने एक व्यवस्था की है कि वह एक व्यवस्था के साथ हम लोग करने जा रहे हैं कि जिससे एक हम लोग प्रदेश के अंदर ही उस प्रकार की एक व्यवस्था करेंगे कि जिससे न्यूनतम पारिश्रमिक उन कार्मिकों को 16,000 से लेकर के 18,000 के दायरे में सीधे उनके अकाउंट में मिल सके। और इसके लिए एक निगम का गठन करने के बाद इस कार्यक्रम को सीधे राज्य सरकार अपने माध्यम से उसको संचालित करेगी। आउटसोर्सिंग की कोई भी कंपनी होगी, केवल सेवा के रूप में, आउटसोर्सर के रूप में जो शुल्क उसका होगा उसको राज्य सरकार अलग से अदा करेगी, लेकिन धनराशि ये पूरी की पूरी कार्मिक के खाते में जानी चाहिए। इस योजना के इसके साथ हम लोग जोड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, यह एक बड़ी योजना है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोगों ने इसको लॉन्च की थी। अभी 1 महीना भी इसका पूरा नहीं हुआ कि योजना की प्रगति और प्रोग्रेस से आप जान सकते हैं कि अभी 98,000 से अधिक युवाओं ने इसमें आवेदन किया है। 76,000 आवेदन बैंकों को प्रेषित किए जा चुके हैं। 16,000 मामलों में ऋण स्वीकृत हो चुके हैं। 6,000 ऋण वितरित भी किए जा चुके हैं। और आगामी वर्ष के लिए हम लोगों ने फिर से 1 लाख ऐसे युवा उद्यमी के लिए भी धनराशि की व्यवस्था राज्य के बजट में की है। 1,000 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था इसके साथ हम लोगों ने की है। उत्तर प्रदेश वानिकी के क्षेत्र में हम लोगों ने काफी प्रगति की, यानी वन आच्छादन उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ा है। और वन आच्छादन बढ़ाने के जिस लक्ष्य को देश के अंदर जिन राज्यों ने सर्वाधिक प्रगति की है, पिछले 8 वर्ष में हमारी सरकार ने 210 करोड़ वृक्षारोपण के बृहत लक्ष्य को प्राप्त किया है। गत वर्ष देश के अंदर एक पेड़ मां के नाम, इस कार्यक्रम को भी हमने बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया था, जिसमें 36 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। इस पे रिसर्च के लिए एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए और साथ साथ वानिकी विश्वविद्यालय के साथ साथ वो औद्यानिक भी बन सके, यानी औद्यानिक उसको भी हम आगे प्रमोट कर सके, इसके लिए एक विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए भी हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था इसमें की है। और यह कार्यक्रम अब तक आगे बढ़ने जा रहा है। खासतौर पर एक नया कार्यक्रम अन्नदाता किसानों के लिए जो हम करने जा रहे हैं, उन्नत किस्म का बीज उन्हें प्राप्त हो। यह लखनऊ में हम लोग उसे एक सीड पार्क का निर्माण करने जा रहे हैं। यह सीड पार्क भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर समर्पित होगा। और इसके लिए भी 250 करोड़ 251 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने इस बजट में इसका प्रावधान किया है। अन्नदाता किसानों के लिए हम लोगों ने 26 जनपदों में यूपी एग्रीज के अंतर्गत 4,000 करोड़ रुपए की निवेश करके कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। ऐसे ही
छाता की चीनी मिल को उसके क्षमता विस्तार के लिए धनराशि की व्यवस्था की है और पिपराइच की चीनी मिल के लिए भी वहां पे एक इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स में डिस्टिलरी के निर्माण के लिए भी धनराशि की व्यवस्था यहां पर की है। प्रदेश के अंदर हर जनपद की एक प्रमुख मंडी में पहले चरण में किसानों के लिए एक सेंटर यानी उनके लिए एक विश्रामालय और विश्रामालय के साथ साथ एक कैंटीन अन्नपूर्णा कैंटीन जो माता सबरी के नाम पर समर्पित होगा, इसके निर्माण के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने इसमें व्यवस्था की है, जिसमें उन्हें बहुत कम दाम पर भोजन की थाली वहां उपलब्ध हो सके, इसकी व्यवस्था की है। तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत भी किसान हो, किसान के परिवार के सदस्य हो या फिर अन्नदाता किसानों से जुड़े हुए जो अन्य उनके सहयोगी किसान होते हैं, इन पर किसी भी आपदा के कारण उनके दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर उन्हें 5 लाख रुपए की बीमा कवर को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के साथ जोड़ा है, जिसमें 1050 करोड़ रुपए का व्यवस्था किया गया है और निराश्रित गोवंश के रख रखाव के लिए भी 2000 करोड़ रुपए का व्यवस्था हम लोगों ने इस बजट में प्रस्तावित किया है। प्रदेश के अंदर मेधावी छात्र छात्राओं के लिए स्कूटी की एक स्कीम हम लोग इस बजट में प्रावधान किए हैं, जिसके लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर इस योजना को प्रदेश सरकार चलाएगी और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना 51,000 रुपए से बढ़ाकर के 1 लाख रुपए का प्रावधान और इसके लिए भी हम लोगों ने अब तक 4 लाख से अधिक गरीब बेटियों की शादी इसके माध्यम से की है। अब इस राशि को बढ़ाकर के किया गया, इसके लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अब तक विधवा पुनर्विवाह में जो प्रोत्साहन राशि थी वो 11,000 थी और जो निराश्रित महिलाएं थी उनकी पुत्रियों के लिए जो सहायता दी जाती थी उसकी राशि 10,000 थी। अब इसको ही बदल करके हमने उसको 1-1 लाख कर दिया है। 1-1 लाख की राशि हम लोग विधवा विवाह के लिए यानी पुनर्विवाह के लिए और विधवा महिलाओं की यानी निराश्रित महिलाओं की जो पुत्रियां थी उनकी शादी के लिए भी अनुमन्य सहायता की राशि को 1 लाख रुपए तक करने के लिए हम लोगों ने कार्य किया जा रहा है, प्रावधान किया गया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस बजट में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर 7 जनपदों वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, आगरा में श्रमजीवी महिलाओं के लिए यानी कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने के कार्यक्रम को भी इस बजट में प्रावधान किया है। यह योजना समर्पित होगी पुण्य श्लोका माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर। माता अहिल्याबाई होलकर का यह 300वां जन्म जयंती वर्ष है, उनकी स्मृति को नमन करते हुए योजना हम इसके साथ करने जा रहे हैं और इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायकों के अतिरिक्त मानदेय के लिए भी 971 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में हम लोगों ने यहां पे प्रावधान किया है। आस्था को सम्मान देने के लिए भी प्रदेश सरकार ने इस बजट में काफी प्रावधान किए हैं और महाकुंभ की सफलता आप सबके सामने है। आपने आज कैद की रिपोर्ट को भी देखा होगा कि महाकुंभ के कारण इकोनॉमी में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि की संभावना अभी से बताई गई है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस आयोजन को आगे बढ़ाने के साथ साथ अयोध्या क्षेत्र के पर्यटन विकास के लिए 150 करोड़ रुपए, मथुरा वृंदावन के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। मंदिर के सुंदरीकरण और उसे कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम और उससे जुड़े हुए त्रिकोण के विकास के लिए 200 करोड़ का विकास प्रस्तावित किया गया है। नैमिषारण्य में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का विकास 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ साथ वहां पर वेद विज्ञान केंद्र के लिए भी 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। चित्रकूट में भी पर्यटन विकास के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये सभी कार्यक्रम हम लोगों ने इसके साथ जोड़े हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है
कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार 5T पर, जो 5T का मंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी का है, ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, एडिशन एंड टैलेंट को मंत्र मान करके उत्तर प्रदेश आज अपनी लेबर फोर्स को इकोनॉमिक फोर्स के रूप में आगे बढ़ाने की दिशा में तेजी के साथ कदम बढ़ाया है। और मुझे प्रसन्नता है कि 2025-26 का जो हमारा ये बजट है, या प्रधानमंत्री मोदी जी की विजन के अनुरूप अपने जो समयबद्ध कार्यक्रम रोड मैप हम लोगों ने तैयार किया है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को प्राप्त करने का, अब तक के हमारे जो टारगेट हैं वह समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2025-26 में हमारे वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा आज जो बजट भाषण प्रस्तुत किया गया है सदन के पटल पर, यह उसे समयबद्ध तरीके से अचीव करने में सफल होगा। मैं एक बार फिर से बजट को प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री जी का, अपर मुख्य सचिव वित्त और वित्त विभाग के सभी अधिकारियों का हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम समयबद्ध तरीके से इसको आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश को देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में प्रस्तुत करने में सफल होंगे।